हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। आज हम बात करेंगे 21 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज क्वेश्चन ऑफ द डे में योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो खेलो इंडिया इवेंट में पहली बार जो योगासन को किस खेल स्पर्धा में पहली बार जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। तो आपको अगर इसका सही आंसर पता है तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं आता है तब भी आप जरूर कमेंट करके एक बार ट्राई करिएगा। बाकी हमारी टीम जो है वो आपको सही आंसर रिप्लाई कर देगी। हाउ मच इंसेंटिव वॉज रिसेंटली डिसबर्स अंडर द PMBRY। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो इसके तहत जो है कितना अमाउंट जो है वो यहाँ पर डिसबर्स किया गया है। तो अभी 2400 करोड़ का जो अमाउंट है वो PMBRY के योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर ये डिसबर्स किया गया है। तो इसमें क्वेश्चंस आपसे एक तो इस फॉर्मेट में पूछ सकता है, दूसरा गवर्नमेंट की जो ये योजना है ये बेसिकली क्या काम करती है। इसका सबसे ज़्यादा काम क्या है कि भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना, इसको क्रिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना, और जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो भी देना, और साथ में जो सोशल सिक्योरिटी है उसकी भी जो है सुरक्षा देना, इसका मेजर इम्पॉर्टेंट है। और अब तक जो है इस योजना की मदद से जो है आपने देखा होगा कि लगभग जो है 15 लाख जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दी जा चुकी हैं, और जो 70 लाख जो नए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर इस सोशल सिक्योरिटी कवरेज में काउंट किया जा रहा है। और अगर बात की जाए जो लोग पहली बार नौकरी कर रहे हैं तो उनको जो है 15,000 रुपये तक का जो इंसेंटिव है, जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मिल रहा है। और नौकरी वाली जो कंपनियां हैं, नौकरी देने वाली कंपनियां, उनको भी हर महीने जो है ये पैसे मिलते हैं। तो ये 3000 पर मंथ पर एडिशनल एम्प्लॉय, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव इनका है। और अगर बात की जाए तो ये जो स्कीम है वो 1 अगस्त 2025 को टोटल आउटले 99,446 करोड़ के साथ में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो लक्ष्य है वो आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ जॉब से ज़्यादा जो है इनको यहाँ पर प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये योजना एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार की है और जो रोज़गार बढ़ाने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया है बेसिकली। और पहली बार जो है नौकरी करने वाले युवाओं को पैसे दिए जा रहे हैं और कंपनियों को आर्थिक मदद भी यहाँ पर दी जा रही है। तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को रिसीव कितना इंसेंटिव है, 15,000 रुपये का। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। एक तरीके से आप ऐसा समझ लें कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा जो है नौकरियाँ पैदा करना और लोगों को जो है एक सरकारी सुरक्षा कवच देना, ये इसका मेन मोटिव यहाँ पर रखा गया है। ये मैं न्यूज़ इन लाइट्स हमेशा डिस्कस करता हूँ ताकि आप शॉर्ट में बहुत ही क्विकली रिवीजन कर लें। पीडीएफ में ये सारे नोट आपको मिल जाएंगे, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ऐप जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। FATF के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो यहाँ पर कौन है। तो आपसे पूछा गया कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द FATF। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो एक वरिष्ठ भारतीय जो है ऑफिसर हैं जिनका नाम है विवेक अग्रवाल। तो इनका जो है उपाध्यक्ष के पद पर जो है यहाँ पर चयन हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनका नाम है विवेक अग्रवाल। तो ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है, और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप इनको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और पीडीएफ में हम हर एक चीज़ छोटी छोटी यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि भारत को FATF में इतनी बड़ी पोजीशन यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर मिली हो। और आपको बताना चाहूँगा कि ये राइट नाउ अभी जो हमारा संस्कृति जो कल्चरल मिनिस्ट्री है इसमें सचिव के पद पर है। और अब ये जो है 1994 बैच के IAS ऑफिसर मध्य प्रदेश रीजन से यहाँ पर FATF में एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपनी सेवाएं यहाँ पर देने वाले हैं। अच्छा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो रिप्लेस करने वाले हैं इनका नाम है जाइलस थॉमसन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाइलस थॉमसन यूनाइटेड किंगडम के, इनकी जो है ये जगह लेंगे। और FATF के जो अध्यक्ष हैं इनको वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है रोका जाए उस पर ये अपनी सजेशन
एक्सपीरियंस और उस पर जो है मदद करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और भारत जो है वो इस संस्था का जो मेंबर है 2010 से है, और ये नियुक्ति जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है ये दिखा रहा है कि एक तरीके से जो टेररिज्म है उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत अपनी भूमिकाएं दिखा रहा है और मजबूती से जो है उन सभी देशों के साथ खड़ा हुआ है जो टेररिज्म का शिकार हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि FATF का वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो ये भारत के विवेक अग्रवाल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो फाइनेंस FATF है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। तो ये भी पूछा आपसे जा सकता है। तृष्णा मिशन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक तृष्णा मिशन जो है वो किस दो स्पेस एजेंसीज का एक जॉइंट वेंचर है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसरो और CNES इनका ये जॉइंट वेंचर है, इसका नाम है तृष्णा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट भी किया था कि भारत और फ्रांस जो है वो मिलकर जो है 2027 में जो तृष्णा सैटेलाइट है इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से दो देश हैं। तो ये भारत और फ्रांस का एक जॉइंटली वेंचर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है वो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और फ्रांस की जो CNS है इनका एक कंबाइंड फॉर्मेट में एक मिशन है, और इस मिशन का पूरा नाम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है। तो ये आपसे जो तृष्णा इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा। हर छोटी चीज़ यहाँ पर डिस्कस होती है, तो ये की हाइलाइट्स हैं, ये बिल्कुल स्किप मत करना, इनको आप PDF में एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। By how much did the India's foreign exchange reserve decline for the week ended June 2026? जून 2026 में जो समाप्त हुए सप्ताह के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है? तो अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक है तो इसके हिसाब से अगर आप बात करें तो 12 जून 2026 को ख़त्म हो रहे हैं जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गिरावट है 9.99 बिलियन डॉलर से जो है घटकर ये किस रेंज तक पहुंच गया है? तो ये 671.63 बिलियन डॉलर जो है ये पहुंच गया फॉर द वीक एंडेड 12 जून 2026 में। ठीक है। RBI ने अभी अपने आंकड़े यहाँ पर दिए और इसका सबसे जो गिरावट का मेन रीज़न है वो है गोल्ड रिजर्व। सोने के भंडार में जो है भारी कमी आई है, और सोने के भंडार में जब भारी कमी आई तो इस वजह से जो है ये आंकड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपको पता होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, इसका सबसे बड़ा जो मेन हिस्सा है वो होता है FCA, जिसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो जिसमें एक बात अच्छी ये भी देखने को मिली है कि इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हमने यहाँ पर देखी है, और लगभग आप देख सकते हैं कि $846 मिलियन टू $, 544.29 बिलियन इस दौरान जो है ये इंक्रीज़ यहाँ पर हुए हैं। ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आपको बताना चाहूँगा कि जो SDR होता है, ठीक है, तो उसमें जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं वो डिक्लाइन हुए हैं $18.69 बिलियन से। बस आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा कि जो भारत का फॉरेन डायरेक्ट जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व जो है वो कितने डिक्लाइन हुए हैं? तो ये $9.9 बिलियन टू $671.63 बिलियन हुए 12 जून 2026 को जो एंड वीक हुआ है उसके हिसाब से भी RBI ने अपने आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय इन्होंने 1.25 मेगावाट के मरीन गैस टरबाइन जनरेटर के लिए किसके साथ में अभी एक MOU या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है? तो मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1.25 जो ये मेगावाट का एक मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स है, ये किस कंपनी के साथ में इन्होंने किया है? तो आपको बताना चाहूँगा कि पुणे की एक कंपनी जिसका नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। तो भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ में ये एक पैक्ट इनका साइंड हुआ है, और इसमें 425 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है भारत फोर्ज लिमिटेड पुणे के साथ में। तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी है, किस लिए किया है? फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में क्या होगा कि जो भारत की नौसेना है वो 12 मरीन गैस टरबाइन जनरेटर जो है उनकी ख़रीद यहाँ पर की जाएगी। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा।
और आपको बताना चाहूँगा कि जो जनरेटर हैं वो बाय इंडियन कैटेगरी में खरीदे जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसमें कम से कम 60% जो चीज़ें हैं वो भारत में ही यहाँ पर बनी होंगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल मेक इन इंडिया का ही सब तरफ दबदबा चल रहा है, और ज़्यादातर जो बाहर से प्रोजेक्ट के साथ में अगर कोई साइन अप होता है, कोई डील साइन भी होती है, तो उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि इसका एक प्लांट यहाँ पर लगाना होगा, ताकि जो टैक्स सपोर्ट है या फिर कुछ फॉर्मेट है वो भारत से जो है इंटरलिंक्ड यहाँ पर करेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो हम ले लेंगे, लेकिन भारत में कुछ आपको जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, इसका मेन काम क्या होगा ये भी आप समझ लें कि जो भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ में इन्होंने जो 1.25 मेगावाट की मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स ये जो लग रहे हैं, ये जनरेटर क्या करेंगे, जो हमारे युद्धपोत हैं इस पर जो सेंसर्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, तो इनको बिजली देने का ये काम करेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे आर्मी इक्विपमेंट्स हैं वो हमेशा जो है ऑन मोड में रहे, अगर कभी कोई वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो वो वहाँ पर तैयार है। तो ये प्रोजेक्ट जो है भारत में ऐसे शक्तिशाली जनरेटर जो है बनाने की जो तकनीकें अभी विकसित होगी, और हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनेगा इंडिजिनियस फॉर्मेट में। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा 2026 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में किसको नियुक्त यहाँ पर किया गया है। तो अभी क्या हुआ है कि जो भारत के जो क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है, जिसको बोलते हैं भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, तो इन्होंने पूर्व भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है साईराज भोसले, इनको भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का स्पिन बॉलिंग कोच जो है वो यहाँ पर बनाया, साईराज भोसले को। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि भारतीय टीम को बहुत सारे जो मैच हैं वो अभी अपकमिंग डेज में आपने देखा कि खेल भी रही है, और खेलने में अफगानिस्तान का दौरा जो है ये भी है यहाँ पर। तो साईराज भोसले जो है इनको कोचिंग का बहुत बड़ा अनुभव है, और इन्होंने इंडिया ए और नेशनल एकेडमी जो है एनसीए और आईपीएल जैसी टीमों में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब 11 किंग्स के साथ में जो है काम किया हुआ है। तो बीसीसीआई ने ये इनको अपॉइंट किया है फॉर्मर इंडिया ऑलराउंडर साईराज भोसले को। ठीक है, स्पिन बॉलिंग कोच, ये ध्यान रखिएगा, स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द इंडियन रेलवेज। अभी क्या हुआ है कि जो इंडियन रेलवे हैं इन्होंने बहुत सारी जो योजना है इनके लिए अभी एक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो यहाँ पर टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए अप्रूव की है। तो वो कितनी है यहाँ पर, तो ये 1200 करोड़ की। तो जो रेल मंत्रालय है इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए 1200 करोड़ की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी है, और मेन मकसद ये है कि जो रेल नेटवर्क है इसको इम्प्रूव करना और जो फ्रेट है इसकी कैपेसिटी को यहाँ पर इंक्रीज़ करना। ठीक है, और साथ में ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। ये स्टेट न्यूज़ में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना यहाँ पर हो रहा है। तो गुजरात में 493 करोड़ का है, इसका एम है सिग्निफिकेंटली बूस्ट रेल कनेक्टिविटी इन द कच्छ रीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। और जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है, जो सोमेटने और चिखली कॉर्ड लाइन है महाराष्ट्र में, ये इतनी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, बट ये स्टेट लेवल पर बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार जो है गो थ्रू कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल शासन, जिसको हम लोग बोलते हैं द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के जो रूल्स हैं 2026 के, ये कौन से एक्ट के तहत जो है नोटिफाई किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम है 2025, तो इसके तहत जो है इन्होंने 2 नए नियम, जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 है, इसके तहत 2 नियम इन्होंने लागू किए हैं। एक जो है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए, और दूसरा नेशनल स्पोर्ट्स जो है ट्रिब्यूनल इसके लिए है। ठीक है, तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए है, और जो नेशनल स्पोर्ट्स जो इनका है इसके लिए भी इन्होंने रखा है, जो ट्रिब्यूनल है इसके लिए भी। ठीक है, तो ये जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट होता है, तो इसमें इन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पर की हैं। तो इनसे क्वेश्चंस आपका एक बन सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी पूछा जा सकता है कि इन खेलों की जो है मेन अथॉरिटी कौन होती है, मेन बॉडी कौन होती है, तो उसको बोलते हैं NSB, जिसको कहा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है वो काम करता है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत, और इन्होंने जो है 2 तरीके के नियम लगाए हैं। एक जो अप्लाई होंगे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड्स के लिए, और दूसरा नेशनल स्पोर्ट्स जो ट्रिब्यूनल है इसके लिए। ठीक है,
और जो खेलों की मेन अथॉरिटी है वो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो यहाँ पर है। ये तय करेगी कि कौन सी खेल संस्था जो है वो सही है, क्या वे जो पैसे हैं और जो एथिक्स हैं उन सभी चीज़ों का पालन यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछी जा सकती है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये रहेगा कि अब जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, इनको अब सिविल कोड के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनके मामले जो हैं वो जल्दी यहाँ पर निपट जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो डिजिटल होगा। खिलाड़ियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जो है वो अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं और फिर जो वर्चुअल लेवल पर जो सुनवाई है वो भी यहाँ पर ऑनलाइन इनकी होगी। तो सारे जो फैसले और जो रिकॉर्ड हैं वो सब आपका इंटरनेट पर अवेलेबल रहेगा। तो इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो रूल्स हैं इनको यहाँ पर जो है नोटिफाई किया है। ठीक है, विच कंट्री डिड INS तरकश विजिट इन जून 2026। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारतीय नौसेना का युद्धपोत है जिसका नाम है INS तरकश, तो अभी ये कहाँ की यात्रा पूरी करके जो है वो वापस आया है। तो ये जो है अभी सियाचेल्स, तो जो सियाचेल्स हैं इसकी यात्रा वापस करके वापस लौट आया। भारत और जो सियाचेल्स की जो फ्रेंडशिप है इसके लिए एक ये आइकॉनिक माइलस्टोन भी था। तो इस दौरान जो है INS तरकश ने जो सेशल्स के जो जहाज़ हैं जिसका नाम है PS जोरोस्टर, इसको भारत से सेशल तक सुरक्षित पहुंचाने में जो है वो यहाँ पर मदद भी की है। तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कौन सा जो सेशल्स का जहाज़ है जिसने इसको यहाँ पर एक तरीके से स्कॉट किया है, तो वो है PS जोरोस्टर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि PS जोरोस्टर जो जहाज़ है इसकी जो रिफिट होती है, रिफिट एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं जहाज़ की मरम्मत करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये कोलकाता के जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं GRSE इसमें हुई थी। और ये दिखाता है कि भारत की जो इंजीनियरिंग है वो भी काफ़ी जो है एक नेक्स्ट लेवल की है। और इस जर्नी के दौरान जो है जो हमारे नौसैनिक थे इन्होंने सेशल्स के लोगों के साथ मिलकर अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम से उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और ये जो पूरा का पूरा मिशन है उसका नाम इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये मिशन जो महासागर है इस विजन के तहत जो है ये यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, महासागर के फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हिंद महासागर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी इसको इन्हांस करना और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर जो इंटरनेशनल वाटर को सेफ वाटर बनाना ताकि कहीं भी किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर क्रिएट ना हो। What is the total financial outlay of the ATF Prize Stabilization Fund approved by the Government of India? अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक एविएशन टरबाइन फूल जो है तो इसके लिए एक जो फंड है वो यहाँ पर बनाया है। तो इसको बोलते हैं प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड। ये रखा गया 10,000 करोड़ का। अब एक्चुअली होगा क्या कि जो वेस्ट एशिया में आपने देखा अभी रियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इजराइल, अमेरिका और ईरान का, तो इसकी वजह से जो ऑयल क्राइसिस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो दुनिया भर में आपने देखा कि जो क्रूड ऑयल है इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हुए, आगे बढ़ गए। तो एयरलाइंस को बचाने के लिए जो है मोदी जी ने अभी अप्रूव किया वन टाइम 10,000 करोड़ का जो एविएशन टरबाइन फूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये सपोर्ट करेगा जो इंडियन एयरलाइंस हैं ताकि ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना ना पड़े। तो सरकार जो है ये पैसा क्या करेगा, जो OMCs हैं, जो तेल कंपनियां हैं, इनको बिना ब्याज वाले लोन जो इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस हैं इसके रूप में देगी ताकि वो एयरलाइंस को सस्ता फ्यूल जो है वो यहाँ पर दे सके। और इस योजना के तहत जो एयरलाइंस हैं इनके लिए 3 साल तक फ्यूल की कीमत जो है वो यहाँ पर फिक्स करी जाएगी, जिससे अचानक से जो बढ़ने वाली कीमतें इनका असर जो है इसके ऊपर ना पड़े। आपको पता होगा कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें एविएशन टरबाइन फ्यूल डाला जाता है। जैसे हमारे आपके जो व्हीकल्स होते हैं इसमें पेट्रोल डीजल पड़ता है, तो उस तरीके से कोई भी जो एयर इंडिया की या फिर इंडिगो की फ़्लाइट जब उड़ती है तो उसमें जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है ATF ये वहाँ पर होता है। तो एक तरीके से ये इनका एक रिकवरी मैकेनिज़्म है वो है। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे तो बाद में जो है फिर जो है चीज़ें आपकी एक फॉर्मेट में हो जाएंगी। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, बेसिकली
ये जो पैसा है वो सरकार के पास वापस जो है वो जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेगा 3 साल तक जो है इन्होंने फ्यूल यहाँ पर फिक्स कर रखा है, ताकि जो इंटरनेशनल टेबल है या फिर जो लोकल लेवल पर जो उड़ाने डोमेस्टिक की, वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें। What is the total financial outlay approved for the महाराष्ट्र पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम? अभी क्या हुआ है कि जो केंद्र सरकार है, इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस का जो मॉडर्नाइजेशन है इसके लिए एक अमाउंट जो है सैंक्शन किया है। तो ये है 733.28 करोड़ रुपीस का। तो इसमें होगा क्या कि जो पुलिस है इसकी कानून व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत करना और जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको इन्हांस करना। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक ज्वाइंट फंडिंग जो मॉडल है इस पर बेस्ड है, यानी इसमें केंद्र और राज्य जो है दोनों मिलकर पैसे लगा रहे हैं। तो इसका जो टोटल कुल खर्चा है वो 60% जो है वो तो केंद्र सरकार दे देगी, 40% जो है वो महाराष्ट्र सरकार वियर करेगी। और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जैसे कि नए आम जो व्हीकल्स होते हैं ना वो यहाँ पर लेना पुलिस के लिए, और जो नए हथियार हैं उनको लेना, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको अच्छा करना, और जो फॉरेंसिक लैब है इसको भी बेहतर करना। तो इन सब के ऊपर जो है काफ़ी सारे पैसे यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये जो एक तरीके की MPF स्कीम है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस, तो इसको इनमें नई गाड़ियाँ, नई तरीके के जो इक्विपमेंट्स है वो इनको प्रोवाइड कराना, और ये सब कुछ आता है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स MHA के अंदर में, ठीक है। तो मतलब कि जो साइबर पुलिसिंग और इन सबको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज किया जाएगा, नई तकनीकी इनको मिलेगी, ताकि पुलिस जो है वो साइबर अपराध और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इनको बेहतर तरीके से यहाँ पर निपटा सके। Who is the winner of the 2026 मोनाको ग्रांड प्रिक्स? आपसे पूछा गया है कि अभी जो मोनाको ग्रांड प्रिक्स है ये किसने जीता, इसके विजेता कौन है? तो इनका नाम है एंड्रे किमी एंटोनेली। तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये जीता है, और 2026 के मोनाको ग्रांड प्रिक्स के जो विनर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता। तो ये यंगेस्ट एवर विनर है, 19 साल की एज में जो है इन्होंने ये उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। इस वजह से क्वेश्चन जो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। और जो लुइस हैमिल्टन फरारी के हैं ये सेकेंड पोजीशन पर आए, और इसाक जो हटजार ये रेड बुल के हैं, इन्होंने 3rd प्लेस लिया है, ये भी पूछा जा सकता है। पंजाब ने स्पोर्ट्स गुड्स और फुटवियर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ में अभी एक MOU साइन किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ पंजाब साइंड एन MOU विथ टू बूस्ट द स्पोर्ट्स गुड्स एंड फुटवियर सेक्टर? तो अभी पंजाब सरकार ने जो फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं FDDI, तो इसके साथ एक MOU साइन किया है। इसका मेन मकसद ये है कि पंजाब में जो खेल के सामान है जैसे कि जूते हो गए और भी चीज़ें हैं, तो इनको और बेहतर बनाना, और जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग है इसको यहाँ पर इनकरेज करना, ठीक है। तो ये अभी जो FDDI है, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसके साथ में समझौता यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है अलग अलग तरीके से पंजाब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, और FDDI जो है वहाँ के नए जो उद्योग हैं इनको जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई मशीनें, सिखाने के लिए एक्सपर्ट लोग, और जो डिज़ाइन है इन सबको बनाने में यहाँ पर हेल्प करेगा। तो ये जो फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, तो जो चमड़े का बड़ा व्यापार है ना उसके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्ले करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा आपसे जा सकता है। ये एक स्ट्रेटजिक मेमोरेंडम था जो फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ में पंजाब ने यहाँ पर साइन किया है, ताकि जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है इसको अच्छा यहाँ पर किया जा सके। What was the Japan's trade deficit recorded in May 2026? मई 2026 में जापान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना यहाँ पर दर्ज किया गया है? तो ये 2.34 बिलियन का है यहाँ पर, और जापान ने जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर दर्ज किया है, ये है 378.7 बिलियन। ये येन होता है, ठीक है। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ना, क्योंकि जापान की जो कैपिटल है वो है येन, ठीक है। तो जो करेंसी वहाँ पर यूज़ होती है, सॉरी, तो वो होती है येन, ठीक है। तो जापान में येन यूज़ होता है। तो इनका जो व्यापारिक घाटा ट्रेड डेफिसिट है वो कितना हुआ है? तो लगभग जो है 2.34 बिलियन डॉलर का US डॉलर में देखेंगे, और करेंसी वाइज देखेंगे तो ये है 378.7 बिलियन का येन में है, ठीक है।
इसका मतलब ये कि जापान ने जितना सामान दूसरे देशों को बेचा है उससे ज़्यादा का सामान जो है उसने दूसरे देशों से खरीदा भी है, ठीक है। तो इस घाटे के साथ में पिछले 4 महीनों से जापान का जो ट्रेड सरप्लस चल रहा था वो जो है अब ख़त्म हो चुका है। अच्छी बात जापान के लिए ये भी रही है कि इनका जो एक्सपोर्ट है वो 17% जो है वो यहाँ पर बढ़ा भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा, जो पहुँच गया 9.5 ट्रिलियन येन के, ठीक है। हाल ही में किस परियोजना के तहत दुनिया भर के महासागरों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जोन ARG यहाँ पर पाए गए? देखो गैस, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ बेस्ड हैं, लाइक जैसे फिश या फिर जो पॉन होता है, तो उन सबको जो प्रॉन वगैरह ये सब चीज़ें खाते रहते हैं ना, तो सी फूड दैट मीन्स, तो उनके लिए ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। अंडर विच प्रोजेक्ट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, जिसको बोलते हैं ARGs, ये कौन से वर्ल्ड ओशंस में रिसेंटली यहाँ पर पाए गए हैं? तो ये जो है सी केयर जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने अभी एक जो भारत के जितने भी महासागर हैं उसमें जो है एक सर्वे किया था जिसमें ये चीज़ें इनको देखने को मिली हैं। तो इटली के डायरेक्शन में ये बेसिकली जो सी केयर प्रोजेक्ट है, इन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि जो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जो जीन्स हैं वो यहाँ पर देखने को हमें मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे बैक्टीरिया जो महासागर हैं इसमें पनप रहे हैं जिन पर जो एंटीबायोटिक्स का असर होना जो है वो मुश्किल माना जा रहा है। ये खतरनाक जो जीन्स हैं वो बेसिकली जो आर्कटिक है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक और भूमध्य हिंद महासागर हैं, इन पर ये जो पाए गए हैं। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये भी देखा है कि जहाँ जहाज ज़्यादा चलते हैं, जहाँ पर घनी आबादी वाले जो कोस्ट लाइन्स हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में। देखो, मरीन पोल्यूशन एक मेजर इशू तो है ही, अगर हमें अपने ओशियंस को बचाना है तो कहीं ना कहीं पर इस तरीके के बड़े कदम उठाने होंगे ताकि वो पॉल्यूटेड ना हो। और जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये भी देखा कि जहाँ जहाँ पर जहाज़ की फ्रिक्वेंसी जो वो ज़्यादा चल रही है, हाई कंसनट्रेशंस नियर द बिजी शिपिंग रूट्स, तो वहाँ पर जो है ये जो बैक्टीरिया है एक तरीके से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये जीन्स हैं तो ज़मीन का जो प्रदूषण है वो समुद्र में जाकर जो है वो कहीं ना कहीं पर जमा भी हो रहा है। तो रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि जो माइक्रोप्लास्टिक है ये बहुत ख़तरनाक है, और जो फॉरएवर केमिकल्स जो हैं, और जो कोरोना वायरस आपने देखा था SARS-CoV-2, तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी समुद्र के खुले पानी में यहाँ पर मिला हुआ है। तो इनका ये भी यहाँ पर थोड़ा सा कहना था। तो वैज्ञानिक हमें ये कह रहे हैं कि हम अगर वन हेल्थ को जो है अपना प्राइमरी प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर अगर मान रहे हैं, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो जानवर हैं और जो समुद्र की जो हेल्थ है, ये सब एक दूसरे के साथ, इंसान, समुद्र, जानवर सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग समुद्र को बहुत ज़्यादा गंदा करेंगे तो हम अपनी सेहत ही खतरे में यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो सी फूड मटेरियल्स है वो तो इंसान ही कंज्यूम करता है। तो हमें कहीं ना कहीं पर सी वाटर को थोड़ा सा बेहतर बनाना पड़ेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछे थे। तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसको कंजर्वेशन ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज़ नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड? तो ये लोथल साइट थी। और भांगड़ा जो है, जिसको बोलते हैं डिस्को डांस करते हैं, भांगड़ा होता है ना, तो वो एक ट्रेडिशनल फोक डांस है पंजाब स्टेट का। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए। हर तरह के क्वेश्चन रहते हैं, एक बैंकिंग का भी आपको मिलेगा। और वीट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो इंडियन स्टेट की अगर बात किया तो उत्तर प्रदेश है। और आपसे पूछा जा रहा है कि करेंसी नोट्स जो है वो तो इशू करने की जो पावर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है, ठीक है। आज के जो 5 क्वेश्चन हैं वो ये हैं, आप इनका सही आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको जो भी क्वेश्चन मालूम है वो आप बताइएगा, और आगे नेक्स्ट सेशन में हम इसका आंसर देंगे। PDF जो है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो बिंदास PDF डाउनलोड कर लें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। 1 सेकंड गाइस।